वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 और मैं के सर आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो टॉपिक है सो है विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीका से क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लास्टिंग तक देखना ना भूलिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ऐसे तो कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, बट कोई डाउट आता है तो इस बात को आप कमेंट में डाल सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, वहाँ से भी इस बात को आप शेयर कर सकते हो। यथाशीघ्र आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर आप डिफिनेशन समझाएंगे, फिर आपको इसका जो आगे के टर्म आएंगे वो समझाएंगे। लेकिन वीडियो को पॉज करके हम डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये आपका डिफिनेशन रहा। डिफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा आपका है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं, है ना। एक काल्पनिक है ना, ये जो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्या अपनी दिया है। तो देखिए ये जो है एक काल्पनिक है ना, काल्पनिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है जो वो जो एरिया जो रहता है, क्षेत्र रहता है, सो कोई क्षेत्र रियली में नहीं होता है, उसको एक कल्पना किया जाता है। हम लोग एक कल्पना करते हैं कि एक क्षेत्र है ना। तो वही काल्पनिक क्षेत्र, काल्पनिक पृष्ठ है ना, सॉरी क्षेत्र नहीं पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या, यानी जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा वही उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, है ना। यानी जितना गुजरेगा वही उसका क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं और इसे डिनोट करने की बात है तो इसे हम लोग फाई से निरूपित करते हैं, जिसे इंग्लिश में डिनोट वर्ड बोला जाता है, यानी दर्शाते हैं। निरूपित को आप दर्शाना भी बोल सकते हैं, निरूपित करना दर्शाना। तो हम लोग विद्युत फ्लक्स को क्या चीज से दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, इसको फाई बोला जाता है, इसको फाई बोला जाता है। तो हम लोग इसको फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का आपका एरिया है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये एरिया किसी भी प्रकार की हो सकती है ना। किसी भी प्रकार की जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही होगा, ट्रायंगल ही होगा, कुछ भी होगा। इसको सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है। ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये पूरा एरिया आपका सपोज कर लीजिए ए है, और मैंने क्या किया, जो यहाँ पे एक छोटी सी एरिया ले ली, यानी क्षेत्र, छोटी सी क्षेत्र, और यहाँ पर अभिलंबवत ड्रॉ कर दिए, अभिलंबवत एक रेखा खींच दिए, है ना। ये रेखा क्या है, डी यानी छोटा दूरी में खींचा गया है ना, ये छोटा दूरी में खींचा गया है। तो इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे, है ना, इस बिंदु पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यानी छोटा सा जो बिंदु है, इस छोटी सी जगह, जैसे इस छोटी सी जगह को आप इस तरीका से समझ लो कि ये है, तो इस एरिया, इस छोटी सी, जैसे ये तो बड़ा वाला क्षेत्र है और ये छोटा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये छोटा वाला क्षेत्र से कितना विद्युत फ्लक्स, सॉरी विद्युत बल रेखा पास करेगा, ठीक है। विद्युत बल रेखा पास करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। पहले छोटे छोटे कैलकुलेट कर लेते, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़े वाला का निकल जाएगा। हम लोग तो शुरू से यही सीखे हैं कि हमेशा छोटे चीज़ पे काम करेंगे, है ना, हमेशा छोटा टर्म पे काम करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा टर्म हो जाएगा। यदि बड़ा टर्म पे काम कर लिए हैं तो फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ सकता है। यदि हमें छोटी की ज़रूरत पड़ी तो जनरली हमको छोटा का ही ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने छोटा पर ही अप्लाई करेंगे। सो देखिए, तो छोटा है ना,
तो छोटा है जैसे ही वेरी स्मॉल को क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से, तो ये क्या हो जाएगा D5, क्या हो जाएगा D5। और सो D5 बराबर क्या होगा, D5 बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले से जानते हैं, E.dA, E.dA है ना। ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है आपका एरिया वेक्टर यानी क्षेत्र सदिश, ये सदिशीय क्षेत्र, ठीक है। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। सो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स यानी क्या, फाई। सो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E.dA, E.dA। बट एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है सो छोटी से एरिया के लिए है, और मैंने छोटा छोटा एरिया ही कंसीडर किया, छोटा छोटा एरिया ही वही कल्पना किया है। तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल जोड़ घटाव का यूज तो नहीं कर सकते हैं, सिंपल जोड़ घटाव का प्रयोग नहीं ना कर सकते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए और घटाने के लिए डिफरेंशिएशन बताया गया है फिजिक्स में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज कर देंगे, है ना, जो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये सब में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप टाइप कीजिए के फिजिक्स क्लासेस 2.0 और इंटीग्रेशन, के फिजिक्स क्लासेस 2.0 इंटीग्रेशन, बस आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन का पूरी टाइप बताई गई है जो हमें फिजिक्स में यूज आता है। तो यहाँ से ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र है ना, ई जो है विद्युत क्षेत्र शो हमेशा सेम रहता है, तो इसको आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, है ना। जो चीज हर जगह समान है यानी कांस्टेंट, जिसको नियतांक बोल सकते हो, उसको बाहर कर सकते हो। उससे पहले आप एक अगला केस देख लीजिए, यदि यदि पृष्ठ बंद हो, पृष्ठ बंद हो, पृष्ठ बंद, यदि मान लीजिए पृष्ठ बंद हो, तो हम लोग क्या करेंगे, D5 बराबर E.dA, ई डॉट तो डी ए तो लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे ही, साथ में क्या करेंगे कि पृष्ठ बंद है यानी क्लोज है, इसलिए क्या करेंगे, बंद का साइन यहाँ पे लगा देंगे, एक ये फिगर दे देंगे यहाँ पे, है ना, कि बंद है, ठीक है। इसका फिगर दे देंगे कि इससे पता चलेगा कि ये किसके है लिए है, बंद लूप के लिए, बंद लूप भी इसको बोल सकते हो, बंद पृष्ठ बोल सकते हो। तो किसके लिए दिया गया है, बंद पृष्ठ के लिए दिया गया है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक आइए, फिर आगे बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट टर्म आपका है धन कोण का राशि। देखिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में धन कोण तो बता दिया था, लेकिन उसका राशि कौन सी क्वांटिटी है, उसका एसआई मात्रा क्या है, ये सब मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैंने उस बात को यहाँ पे डाल दिया है, आपको दिखा दिया है। जो धन कोण है सो एक अदिश राशि है, धन कोण अदिश राशि है, और इसकी एसआई मात्रा की बात करेंगे तो इसकी एसआई मात्रा रेटेरियन होता है। क्या होता है, रेटेरियन होता है। उसके बाद है माना एक समतल पृष्ठ, ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। माना एक समतल पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार से स्थित है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फिगर कुछ आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है। फिगर कुछ इस टाइप से है, और ये नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ
इसे आप इंग्लिश में नॉर्मल बोल सकते हो। अभिलंब के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? थीटा डिग्री का। ये क्या है आपका? अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब के साथ कितना बनाता है? थीटा डिग्री का कोण। ये क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो यहाँ पे फाई कैलकुलेट करेंगे, है ना, फाई कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बहुत कुछ बुक में आप देखिएगा तो फाई ई लिखा दे दिया जाता है ना, लेकिन जनरली हम फाई का यूज कर रहे हैं। तो आप ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि कहीं पे फाई ई देखते हैं, है ना। तो ये सब कन्फ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो इंडिकेट करने के लिए फाई ई दिया जाता है, अदरवाइज और कुछ बात नहीं रहती है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, है ना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। वही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करेंगे। ये तो हो गया क्या? जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर फॉर्म में है ना, यानी सदिश रूप में है। तो इसमें क्या है? दिशा और परिमाण दोनों है। सिर्फ परिमाण की बात करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? ई डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। चलिए कुछ स्पेशल केस बनाते हैं उसके बाद। ई डी ए कॉस थीटा तो यहाँ तक आपका आ गया इसके कॉन्सेप्ट से। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल केस बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग केस में डाल देंगे। तो स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। तो स्पेशल केस में क्या होगा कि यदि मान लीजिए थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा 0 और 90 के बीच होगा तो क्या होगा? थीटा 90 और 180 के बीच क्या होगा? तो क्या होगा? यही सब देखने वाले, इसमें और विशेष कुछ तो होगा नहीं। फिजिक्स है तो फिजिक्स की ही बातें होंगी, उससे हट के तो कुछ होंगे नहीं। यहाँ तो कुछ आपको इंटरेस्टेड बात जो भी मिलेंगे सो पढ़ाई से रिलेटेड ही और ओनली फिजिक्स से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो फर्स्ट जो आपका केस होगा, केस नंबर फर्स्ट में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? सो देखिए यदि थीटा 0 डिग्री हुआ तो आपका डी फाई, सॉरी फाई निकालिए, डी फाई नहीं, तो फाई जो होगा सो क्या हो जाएगा? ई डी ए, ई डी ए कॉस थीटा होता, लेकिन थीटा के जगह पर क्या रख देंगे? 0। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो थीटा 0 यानी थीटा 0 का मतलब क्या होगा? कॉस थीटा 0। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और ये क्या आ जाएगा? 1, है ना, ये क्या आ जाएगा? 1। शो ई जो है क्या है? कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर दे सकते हैं, तो 5 फाई बराबर ई, और इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? डी ए। शो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? ए। क्या मिलेगा? ए। ये अपना फर्स्ट केस है। सेकेंड केस की बात करेंगे, दिख रहा है आपको क्लियर? थोड़ा कैमरा देख लेते हो। हाँ दिख रहा है बिल्कुल। सेकेंड केस की बात करेंगे तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, उस केस में क्या होगा? सर देखिए थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो फाई जो अपना आएगा, शो ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90, और ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। शो फाई जो आएगा सो क्या आ जाएगा? 0। फाई क्या आ जाएगा आपका? 0, है ना, फाई क्या आएगा? 0।
ये फिगर आप ड्रॉ कर लिए होंगे। यदि आप नहीं ड्रॉ किए होंगे तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट केस आपका थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर में आपका ये है कि थीटा जो है ना, सो 0 और 90, सॉरी, थीटा 0 और 90 के बीच या उसके बराबर है। देखिए यहाँ पे थीटा 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या इसके, सॉरी, 0 से, हाँ 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, 0 के बराबर। लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, है ना। इसको बोला जाता है क्या, लेस देन। ये लेस देन का साइन है ना। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि थीटा या तो 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, या तो 90 के बराबर नहीं तो 90 से छोटा। ठीक है, तो इस केस में जो आएगा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा आपको 0 से 90 के बीच में, कॉस थीटा 0 से 90 के बीच में क्या होता है बताइए जरा। तो पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। जब कॉस थीटा पॉजिटिव तो फाई भी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। फाई क्या आएगा, पॉजिटिव। फोर्थ केस की बात करेंगे, केस नंबर फोर्थ। तो फोर्थ में आपका थीटा जो है शो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा जो है सो 90 डिग्री से या तो बड़ा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, लेकिन 180 डिग्री से या तो छोटा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा। तो इस केस में देखिएगा कॉस थीटा जो होता है अपना, सो कॉस थीटा बच्चों इस केस में क्या होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक। तो फाई भी क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। यहाँ पे कॉस थीटा धनात्मक तो फाई धनात्मक, यहाँ पे कॉस थीटा ऋणात्मक तो फाई क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। वही इसकी एसआई मात्रक की बात करेंगे, है ना, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो है सो आपका आ जाएगा एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है सो है क्या, गॉस लॉ यानी गॉस परिमेय। क्या है, गॉस परिमेय। तो देखते हैं जरा गॉस परिमेय है क्या। गॉस परिमेय, गॉस परिमेय कूलम परिमेय की तुलना में अधिक मौलिक परिमेय है। इसका निम्नलिखित रीजन है ना। ये जो है सो कूलम नियम की तुलना में, है ना, गॉस का नियम कूलम नियम की तुलना में काफ़ी मौलिक है। इसकी कुछ रीजन होगी। तो रीजन नंबर फर्स्ट जो आपका है, पहला रीजन है, गॉस परिमेय बिंदु आवेश एवं वितरित आवेश दोनों पर लगा सकते हैं, दोनों के लिए मान्य है। आपको कूलम में क्या था, जो वितरित आवेश के लिए नहीं लगा सकते थे। कूलम का परिमेय यानी कूलम का नियम वितरित आवेश, बिखरा हुआ आवेश, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर नॉट वैलिड, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डज नॉट वैलिड, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं था, है ना, यानी वितरित आवेश के लिए वैलिड नहीं था, बिखरा हुआ आवेश के लिए वैलिड नहीं था। लेकिन ये जो है आपका गॉस का परिमेय सो बिंदु आवेश और बिखरा हुआ आवेश यानी वितरित आवेश दोनों जगह पर लगा सकते हैं, मान्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, यह विराम आवेश एवं गतिमान आवेश दोनों के लिए मान्य है ना। वहां पे क्या था, जो आप गतिमान आवेश पर नहीं लगा सकते थे, विराम आवेश पे लगा सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है। ये जो है सो गतिमान और विराम दोनों के लिए मान्य है, दोनों पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यह कूलम नियम की तुलना में गणित का कम उपयोग करता है। देखिए कूलम का नियम गणित का बहुत उपयोग करता है, जबकि गॉस का नियम जो है सो कूलम नियम की तुलना में गणित का बहुत कम उपयोग करता है, जिससे ये हमें आसानी पड़ती है ना। कूलम का नियम से
कहीं पर कुछ हम कैलकुलेट करेंगे उससे कम समय में हम गॉस के नियम से कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हर नियम की कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयाँ होती है ना। तो एक इसमें भी खामियां है ना, एक खामियां इसमें भी है। वो खामियां क्या है, जो इसको आप हाईलाइट पॉइंट में लिख लीजिएगा, है ना। तो यह नियम केवल बंद सतह के लिए मान्य है या लगा सकते हैं। ये जो है आपका गॉस परिमेय, सो सिर्फ बंद सतह यानी क्लोज सरफेस, जो सतह बंद रहेगा, जो लूप बंद रहेगा वहीं पर आप लगा सकते हैं, खुला हुआ पे नहीं लगा सकते। ये इसकी खामियां हैं, है ना। जैसे आपका कूलम नियम में था कि कूलम नियम आप क्या है, जो विपरीत आवेश पे नहीं लगा सकते थे। कूलम नियम में विपरीत आवेश पर नहीं लगा सकते थे, जबकि यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक खामियां ये है, शो सिर्फ बंद सतह पर ही मान्य होगा, ठीक है। अब परिभाषा कि गॉस साहब ने क्या परिभाषा दिया है ना, गॉस ने क्या परिभाषा दिया। तो फर्स्ट परिभाषा है आपका, स्थिर विद्युत की किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से, किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0, इसको इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है इसका नाम, है ना। तो इसको इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ई को टेढ़ा करके लिख दिए हैं, है उसी प्रकार का, बट उसको इप्सिलॉन बोला जाता है। तो इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। नीचे देखिए लिखे हैं, यदि पृष्ठ, यदि मान लीजिए कोई पृष्ठ है ना, कोई पृष्ठ ए दिया हुआ है, आवेश आपको क्यू दिया हुआ है ना, आवेश क्यू है। तो क्यू आवेश को पृष्ठ ए घेर रहा है, कोई क्यू आवेश है जिसको पृष्ठ ए घेर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना। इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, यानी फाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो फाई होगा, है ना, फाई, यहाँ पर जो फाई होगा आपका, सो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 1/ε0, क्यू इंटू 1/ε0। जैसे क्या बोला गया है, सो देखिए, स्थिर विद्युत की किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी पूरा विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, तो आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 गुना होता है, यानी गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए, ओके। ये नेक्स्ट है आपका बंद पृष्ठ, है ना, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए, है ना, बंद पृष्ठ के लिए। से मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ इस टाइप से है ना, इसमें आपका Q1 Q2 Q3, है ना, तीन आवेश है ना, Q1 Q2 Q3 तीन आवेश है। Q1 आपका प्लस में है, Q3 प्लस में है, और Q2 क्या है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुल फ्लक्स निकालना है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फाई यानी फाई टोटल निकालना है, फाई टोटल निकालना है। तो यहाँ फाई जो निकालेंगे, सो देखिए क्या हो जाएगा, फाई, तो फाई आपको जाएगा क्यू इनसाइड, इसको बोलेंगे क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। देखिए कहाँ से लिखे, वहाँ पे आपको जस्ट मैंने पहले क्या बताया है, फाई बराबर क्यू 1/ε0 है ना। तो ये तो यहाँ से मैं गुना हो जाएगा इसके साथ, सो क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो क्यू इनसाइड कहने का मतलब उसकी अंदर वाली सारी, ठीक है, अंदर वाली जो आपका सतह के
अंदर दिया हुआ है, पृष्ठ के अंदर है ना, तो पृष्ठ के अंदर है वो आवेश। तो क्या हो जाएगा फाई, और टोटल यहाँ पे लगा दीजिए, आप हिंदी में इसको सभी भी लिख सकते हो, फाई टोटल है ना, बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्या फाई टोटल बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और फाई बराबर क्यू इनसाइड है ना, क्यू इनसाइड है तो क्यू इनसाइड यानी तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, और हम लोग पहले से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ भी तो बताइए, जो आप जानते हैं वो हमको भी बताइए, है ना। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये बात तो हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं, है ना, पहले से जानते हैं। अब देखिए दोनों का दोनों जो है सो फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल है ना। तो इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को हम क्या करें, कंपेरिजन कर देते हैं, है ना। तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, तो एक एवं दो से क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, यही आपका फॉर्मूला होगा, क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है, क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यदि मान लीजिए, है ना, यदि मान लीजिए आवेश की संख्या ज़्यादा हो गई, जैसे यहाँ पे 3 है तो 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, यदि पृष्ठ Q2 Q3 डॉट Q1 Q2 Q3 आवेश को परिबद्ध करता है, आवेश को परिबद्ध करता है, परिबद्ध करता है यानी घेरता है। ठीक है, परिबद्ध करना मतलब घेरना, इसके अंदर ही है, परिबद्ध करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए जो होगा उस केस में, ई डॉट डी ए का जो वैल्यू होगा उस केस में, सो अब देखिए इप्सिलॉन नॉट यहाँ सब के साथ आएगा, है ना, तो इप्सिलॉन नॉट को कॉमन हो जाएगा तो बाहर कर देते हैं, इप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया 1 बाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पर जो आएगा आपका इधर तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट, है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट आ जाएगा। ओके, जो भी रिजल्ट आपको आता है सो ऑब्जेक्टिव में सीधा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पूरा तरीका से तो याद रखते ही हैं, साथ में आप इसको भी याद रखते हैं, जिससे कि कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं और ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, देखिए सेकेंड नंबर है, वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट नंबर बताया था, यहाँ पे सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर है, इस परिमेय के अनुसार यदि आवेश किसी बंद
पृष्ठ के बाहर, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यदि मान लीजिए जो कोई आवेश है जो पृष्ठ से बाहर स्थित है ना, और तब जो हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। इसकी प्रूफ हम आपको देंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं इसकी प्रूफ दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखना ना भूलिएगा, है ना, वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको सामने, 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो इस बात की प्रूफ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिएगा, लाइक कर दीजिए। साथ में यदि कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।